स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस। Sleepy classes. आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस। Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ और इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मैंने पहली रैंक हासिल की है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि पोस्ट आई थी कुछ, तो उसके अनुसार मैं ये टीचिंग की स्ट्रेटजी इस बार बताना चाह रहा था। तो शुरू करते अपने सिलेबस के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट आपका आता है सर्किट्स से रिलेटेड। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बेसिक पीवीएल, ट्रांजिएंट एनालिसिस, आपका ट्रू प्रूफ नेटवर्क एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने प्रैक्टिस पे खासा ध्यान दिया था और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, ट्रू प्रूफ नेटवर्क्स हो या फिर आपका ट्रांजिएंट वाला पार्ट हो, तो इन सब में आपका न सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि आपका जो मॉडलिंग है, जैसे कि इंडक्टर किस प्रकार से आप एस डोमेन में ले जाएंगे एक्सेट्रा, उसका भी खासा ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों पे मैंने खास फोकस करते हुए और इन टॉपिक्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की थी। इसके बाद हम आते हैं सेकंड, हमारा जो है सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह के तरीके हैं जिससे आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिग्नल एनालिसिस के भी बहुत सारे तरीके हमको सिखाए जाते हैं, चाहे फूरियर हो, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा। तो इसमें मेरा खासा ध्यान रहा था दो पर्टिकुलर चीज़ों पे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी भी जाती हैं, जैसे कि एस डोमेन में काफी फोकस रहता है, जेड ट्रांसफॉर्म में काफी फोकस रहता है, और उसके बाद आपका जो स्टेट स्पेस मॉडल होता है उस पर काफी फोकस रहता है। तो ये तीन चीजें जो है, इनमें मैंने खासा प्रैक्टिस की थी, बुक से भी और आपके प्रीवियस क्वेश्चन से भी और इवन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन से भी। तो प्रैक्टिस वाला पार्ट तो मैं लास्ट में अलग से एक बार टच करूंगा, बट मोटा मोटा जो खास टॉपिक्स थे वो मैं डेफिनेटली बताना चाह रहा हूँ। और जो बुक्स थी वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अलग से टाइप करके डाल दूंगा। अभी मुझे सारी बुक्स के नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा जो सब्जेक्ट है, वो है आपका ईएम से रिलेटेड। तो उसमें आपको खास ध्यान देना होगा कि जो आपका सिलेबस है बस उतना ही टच करें, क्योंकि ईएम में आपके पास कवर करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं और वो सारे आप कवर कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे एक संदीपू की बुक आई थिंक उसके चैप्टर्स है कुछ सिलेक्टेड 9, 10, 11, तो उन चैप्टर्स में आपका सारा का सारा जो कोर्स है वो कवर हो जाता है। उतना कवर करने के बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर पूरा ध्यान दें और नोट मेकिंग पे खासा ध्यान दें इन कुछ चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड्स, लाइक सिग्नल सिस्टम ऑनवर्ड्स, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके जो नोट्स हैं, जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, वो आगे चल के हमेशा आपको रिवाइज करने होंगे। तो इसलिए आपके नोट्स अलग से तैयार होने चाहिए जिसको आप बार बार रेफर कर सकें और ब्रशअप कर सकें, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो उसी अनुसार ध्यान रहे। इसके बाद आपका चौथा आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये काफी एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रहा था मेरे लिए भी, क्योंकि इसमें कब कौन से डिवाइसेस को कवर करना है, कि उनके स्मॉल सिग्नल मॉडल्स आपको तैयार करने हैं, तो किस प्रकार के क्वेश्चन टैकल करने हैं और किस प्रकार के डिवाइसेस को कवर करना है, ये खासा मेरे को कंफ्यूजन रहती थी। तो जो मैंने समझा उसके अनुसार डीजेटी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं और उसके भी कुछ स्पेसिफिक्स, जैसे कि आपका जो कॉमन एमिटर है वाला मॉडल एम्पलीफायर में, या फिर आपका जो ऑसिलेटर्स हैं उनमें कुछ खास ऑसिलेटर जैसे कि कॉलपिट्स एक्सेट्रा, उन पे आपको खास ध्यान देना है और ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ये जेफेट पे भी बहुत ज्यादा टच करने लगे हैं, तो उस पर भी आपको खास ध्यान देना है कि उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल उसको कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीजेटी व्हेन यू हैंडल द क्वेश्चंस। इन चीजों पे आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अगेन चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी आपको बहुत डिलीजेंटली प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कैसे आप जो सर्किट दिया हुआ है उसको स्मॉल सिग्नल मॉडल में लाएंगे। उसमें कई बार गलतियां हो जाती है रजिस्टर सही जगह लगाने में या फिर करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने में। तो वो आपको जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा कि किस प्रकार के, चाहे कॉमन एमिटर मॉडल है या कॉमन कलेक्टर मॉडल है, उसको किस तरह से आप स्मॉल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। वो जब इंस्टेंट में आने लग जाएगा तो आपको अपने आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगी।
इन चीजों पे आपको खासा ध्यान देना है एनालॉग में। सिमिलरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब हम आते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है इस बात की कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को और किन पर्टिकुलर चीजों को टच करना है। पहले काफी यूनिफॉर्मली क्वेश्चन सिर्फ उसके आते थे कि जेके फ्लिप फ्लॉप है उससे आप कोई सर्किट डिजाइन कर दो, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के सर्किट से टाइमर ये सब उनके सर्किट दे करके उस पर क्वेश्चन आते थे। और वो पिछले 2 साल से मैं जो देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस काफी डाइवर्स होते जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जनरेट करना है तो उसके लिए आप सर्किट डिजाइन करें यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, या फिर फ्लिप फ्लॉप आपको दिए हुए उससे पूछा है कि किस ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। तो वो सारी चीजें आपको अब खास प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको कोई भी बुक से मेरे को पर्टिकुलरली हेल्प नहीं मिल पाई थी एज अ सिंगल सोर्स। तो मैंने पूरी तरह रिलाई किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन 20 ईयर्स के और आपका इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिस में मैं दोबारा से बाद में टच करूंगा। जी, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है मेनली वो आता है मशीन्स का। इसमें हम देखते हैं कि डीसी मशीन्स है, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन और साथ में ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है अलॉन्ग विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकंड पेपर में आपका पावर सिस्टम्स भी आएगा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस की ही है। तो एक बार आपके नोट्स तैयार हो जाए जिसमें फॉर्मूले भी होने चाहिए, आपके जो एससीसी कर्व और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उन कर्व्स के कंसेप्ट होने चाहिए, और साथ साथ आपके जो मेजर डिवाइसेस यूज हो रहे हैं या इसमें मशीन्स यूज हो रही हैं उनके सर्किट मॉडल्स आपके ढंग से तैयार होने चाहिए। एक बार आपके नोट्स तैयार हैं चाहे किसी भी सोर्स से, बुक से या जैसे भी, उसके बाद डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद आप रोज एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से, जो पावर वाले टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक से 1-2 क्वेश्चन जरूर रोज प्रैक्टिस करें, और डाइवर्सिटी रखें अपने क्वेश्चन से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो रहा है। सिंक्रोनस मशीन पे नए प्रकार के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जो कि क्वेश्चंस एक्चुअली आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के अगर आप क्वेश्चंस लगा लेंगे IAS और IES से रिलेटेड तो वो क्वेश्चंस आपको रेपिटेटिव दिखेंगे, बट स्टिल उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इंटेंसिव होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन टॉपिक्स के लिए खासकर आप डेफिनेटली रोज जरूर प्रैक्टिस करें, और ट्राई करें कि क्वेश्चन को एंड तक ले जाएं, कि जो आपका एंड आंसर रिक्वायर्ड है वो आपका एग्जैक्टली सेम टू सेम आना चाहिए। जब तक वो आप नहीं ले जा पा रहे हैं तब तक अगर आपने सिर्फ ऊपर से क्वेश्चंस देख लिया या फिर ऊपर से आपने सोचा कि ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो असली एग्जाम में जाकर के आपको सॉल्व करने में और सही आंसर लाने में दिक्कत आएगी। और जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि अगर सही आंसर नहीं आता है तो अपने आप ही 1/3 या 1/4 में से मार्किंग होती है, तो इट्स अ ह्यूज लॉस। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इनमें आप खासकर इन चीजों पे, और जो नया पैटर्न इमर्ज हो रहा है खासकर सिंक्रोनस मशीन पे जो नए प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पे आप खासा फोकस करें और ध्यान दें। इसके बाद फिर हमारा अगला आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो वहां पर शुरू का जो आपका डायोड और मॉसफेट और जो डिवाइस वाला पार्ट है उस पर बहुत ज्यादा टच होते हुए मैंने नहीं देखा है यूपीएससी को। वो आपका इंजीनियरिंग सर्विस में भले उसके क्वेश्चंस आते हो, बट आपका जो मेन पोर्शन है वो आपका रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर और फाइनली ड्राइव्स, ये 4 पोर्शंस आपके मेन है। ड्राइव्स वाला पोर्शन आपको कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा अगर आपने बाकी का पोर्शन ढंग से कर लिया है, मशीन्स वाला और इधर चॉपर इन्वर्टर वाला। बट जो बेसिक 3 आपके एलिमेंट्स हैं, चॉपर, इन्वर्टर और रेक्टिफायर, इनको आपको खासा ध्यान से करना है। और इसमें जो मैंने चीज ऑब्जर्व की थी यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप फॉर्मूले पे खासा पकड़ रखें, ना सिर्फ फॉर्मूले पे बल्कि फॉर्मूले के डेरिवेशन पे भी, कि किस तरह से ग्राफ बना करके और वो फॉर्मूला डेराइव किया जा रहा है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपको कई बार फॉर्मूले भूल जाएंगे, इतने ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं इसमें कि फॉर्मूले मिक्स होने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है। तो आप उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है फ्रॉम द ग्राफ वो डेफिनेटली ध्यान रखें, और उसके बाद उन फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा हर पावर के सब्जेक्ट के लिए, तो वो डेफिनेटली आप हर पॉसिबल सोर्स से उसका रेगुलर प्रैक्टिस जरूर मेंटेन करें। इसके बाद फिर हमारा अगला आता है एनालॉग कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो वहां पर आपके एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं कई बार शुरू में, जो आपका कंपलसरी सेक्शन होगा उसमें एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां पर आपका पीवाईक्यू ही आपके लिए भगवान है, कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस एफएम से, एएम से, ये सबसे आ रहे हैं या नॉइज वाले से भी, वो आपके ढंग से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नोट्स के बाद, नोट्स तो डेफिनेटली साइना को ऑन है इस पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के लिए, बट प्रैक्टिस के लिए मैं मेन फोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसी में लोग कई बार लैग करते हैं। तो एएम हो गया, एफएम हो गया, या फिर आपका नॉइज वाला पोर्शन हो गया, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पीवाईक्यू में, उनके सारे कंसेप्ट्स, हर एक का आंसर किस तरह से निकाला जा रहा है, किन अजम्पशन से या किस फॉर्मूले से निकाला जा रहा है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो
ऑप्शनल वाला सेक्शन होता है, क्वेश्चंस 2, 3, 4 और उधर 6, 7, 8, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं एनालॉग के वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपको एक अलग तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपका नॉइज का डायग्राम दे दिया कि ये आपका नॉइज का डायग्राम है, अब इससे आप डिराइव करिए कि क्या परसेंटेज नॉइज होगी, क्या एसएनआर होगा। तो उन चीजों के लिए आपको खासा प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये प्रैक्टिस भी आपको दोबारा से कोई स्टैंडर्ड किताब में मिल पाना मुश्किल लगा था मेरे को। तो मैंने पूरी तरह से रिलाई किया था पास्ट 20 years पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पास्ट 20 years पेपर्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। कई बार आप देखेंगे यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 1-2 साल में, वो या तो डिट्टो या तो एटलीस्ट सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में। तो इन चीजों का खासा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन डिट्टो या फिर वेरी सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और उस तरह के क्वेश्चंस और उस तरह के कंसेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए फ्री हिट की तरह काम करेगा जब एक्चुअल एग्जाम में अगर आ गया तो एनालॉग से रिलेटेड नॉइज वाले पोर्शन में खासा ध्यान देने के साथ साथ आपको जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनमें भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनका मेथोडोलॉजी, उनके फॉर्मूले डेफिनेटली याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पेपर 1 का डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। तो हम अब आते हैं पेपर 2 पे, जिसमें आपके कुछ खास बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको काफी ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं, जिनमें से कि पहला हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड आते हैं। लाइक एक ही पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्डे प्लॉट हो या नाइक्विस्ट प्लॉट हो, आपका कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन अलग होगा तो आपको उसके अनुसार अपनी जो एनालॉजी है, मेथोडोलॉजी है, वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एक बार आप वो कंसेप्ट समझ लें कि जैसे रूथ टेबल किस प्रकार बन रही है, नाइक्विस्ट प्लॉट किस प्रकार बन रहा है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो मेथोडोलॉजी एक बार समझने के बाद आप डेफिनेटली प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें कुछ निटिग्रिटीज आ जाती है, और उन्हीं निटिग्रिटीज पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कब आपका कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि एक सर्किल हुआ, 2 सर्किल हुआ, या फिर एक सर्किल होकर के वो दूसरा उल्टा घूम गया तो नलीफाई हो गया, जैसे नाइक्विस्ट प्लॉट में होता है। तो उन चीजों पे आप खासा जरूर ध्यान दें। और अब आप देखेंगे कि एक नया पैटर्न इमर्ज हो रहा है, खासकर बोर्डे प्लॉट में। तो उस बोर्डे प्लॉट में आप देखेंगे कि अब आपका ग्राफ के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले सिस्टम का बोर्डे प्लॉट बनाने के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, तो अब ग्राफ का एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बोर्डे प्लॉट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कब वो 20 dB पर डिकेड का स्लोप आपका एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, या फिर लगातार अगर स्लोप चलता आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। फिर आप देखेंगे कि 2020 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन लैग का। तो वो सारे कंसेप्ट्स पे आप जरूर अपनी पकड़ बना करके रखें और उसको बेसिक से समझने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई नया कंसेप्ट एग्जाम में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आप डेफिनेटली उन बेसिक से पकड़ करके जज कर पाए कि अगर ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे समझ में मिसिंग है तो ये डेफिनेटली इस कंसेप्ट से रिलेटेड होगा या ट्रांसपोर्टेशन लैग से रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ जो कंपलसरी वाले बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते रहते हैं आपके रिपीटेड, उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्योंकि वो आपके फ्री हिट की तरह काम करेंगे, वो आपके फ्री के मार्क्स हैं। जो सेकंड पार्ट आता है ऑप्शनल वाला, वहां पर डेफिनेटली कैलकुलेशन और इस सब का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने छोटी सी भी गलती कर दी अगर डायग्राम में तो आपके पूरे जो डायग्राम से रिलेटेड मार्क्स थे वो चले जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। और फिर अगला आपका मेजर कंपोनेंट आता है स्टेट स्पेस मॉडल का। वो मेरे को भी अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता था, बट जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनमें ये चीजें ढंग से कवर्ड हैं, तो उनकी बुक से ही प्रैक्टिस करने का प्रयास करें कि कैसे आप स्टेट स्पेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन में, ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस कैसे बनाते हैं। ये जो मेथोडोलॉजीज हैं इनकी खासा प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और अगर आपको जो ग्राफ से अगर आपको स्टेट स्पेस लिखना नहीं आता है तो कई बार वो चीजें आपको नुकसान कर जाएंगी। क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे को ये बात सिखाई थी और मैं बोलना चाहूंगा कि जो 20 मार्क वाले क्वेश्चन है वो आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, और वो जिन एरिया से आ रहे हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 20 मार्क वाले क्वेश्चन में आप सीधे 5 पे आ जाते हैं अगर कोई भी गलती हुई, और वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपके लिए, और इवन आपका सिलेक्शन का पूरा चांस खत्म कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन अगर इस तरह से गलत हो जाए। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. तो स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those
मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। इसके बाद हमारा अगला मेजर टॉपिक आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर्स का। उसमें मेरा मेजर फोकस था जितने भी टर्म्स होते हैं, अलग अलग कमांड्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड कितने टी स्टेट्स हैं एक्सेट्रा, ताकि आप 2 नंबर में उनका डेफिनेशन और उनके बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप का लिख सकें। उसके बाद मेरा सेकंड मेजर फोकस था प्रोग्रामिंग पे। तो जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, एडिशन वाला, रिप्लेसमेंट वाला, वो बेसिक प्रोग्राम आपको पता होने चाहिए कि कैसे लिखने हैं। और एक नया तीसरा जो इमर्ज हो रहा है इस बार से कि टी स्टेट्स का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कि प्रोग्राम का ड्राई रन आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम दिया हुआ है वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने लग रहे हैं ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, और फिर टोटल कितना टाइम लगेगा इसके एग्जीक्यूशन में। उसके लिए आपको प्रोग्राम्स का ड्राई रन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लूप कितनी बार चलेगा, JNZ किस तरह से काम करेगा, JZ किस तरह से काम करेगा। तो इस तरह के कमांड्स की जो निटिग्रिटीज हैं वो आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आप ड्राई रन कर सके बिना किसी मिस्टेक के और सही आंसर तक पहुंच सकें। इसके बाद आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट आता है इसमें पेपर, वो आता है मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत सिलेक्टिवली करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर किताब है जिसका मैं नाम कई टॉपर से बताया भी होगा, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा डिटेल्स। तो उसमें बहुत ही सिलेक्टिवली आपको चैप्टर्स करने हैं। तो जो भी चैप्टर्स आपके फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, चाहे वो मीटर से रिलेटेड हो, एनर्जी मीटर या फिर वॉट मीटर, इन सबसे रिलेटेड जो भी मेजर टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपको दिखते रहते हैं, उन टॉपिक्स के आप उस बुक से क्वेश्चन जरूर करें, और जितने सॉल्व एग्जांपल्स है सारे सॉल्व डेफिनेटली करें, और उनके कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि जो सॉल्व किया जा रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, और कौन से तरीके से आपको मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। वो सारी चीजें जरूर आप एक बार समझ लें और फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करें उन्हीं के सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू। तो वो कौन सी बुक है और कौन से सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, मैं एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली डाल दूंगा, और उसको आप रेफर कर लीजिएगा। और उतना करने के बाद आप पक्का से उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो बिना बोले आपको हर चीज के करनी चाहिए। और मैंने जो मेजर एडिशन किया था सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट के बीच, जिसके कारण मेरे लगभग 40 मार्क्स जंप हो गए थे, वो था कि इस बार मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चंस सारे लगाए थे। जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, रेलिवेंट मेरे सब्जेक्ट के अनुसार, वो मैंने सारे लगाए थे थ्रू आउट द 2 पेपर्स। तो वो डेफिनेटली एक एड ऑन था। इसके बाद हमारा जो 4th सब्जेक्ट आता है पेपर 2 में, वो होता है पावर सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ चीजों का जो मेन ध्यान देना है। पहले तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैंने इसमें काफी सफर किए। तो जैसे जो कैलकुलेशन होता है कि ये टाइप की लाइन दी हुई है, इसका इंडक्टेंस निकालो, कंडक्टेंस निकालो या फिर कैपेसिटेंस निकालो, वो सारे कैलकुलेशंस किस तरह किए जाते हैं, किस प्रकार की लाइन में किस तरह से किए जाते हैं। मान लीजिए सिमेट्रिकल लाइन है, इक्विलेटरली स्पेस्ड लाइंस हैं, तो उसको किस तरह से कौन से टाइप में कैलकुलेशन करना है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप में ही बड़ी मुश्किल लगी थी मेरे को लाना। तो उसमें आप डेफिनेटली थोड़ा फोकस करिए कि किस प्रकार से कौन सी कैलकुलेशन होती है, उसके कंसेप्ट अपने क्लियर करिए और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। कब आपको 0.778 लगाना है कैलकुलेशन में, कब नहीं लगाना है, इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में, इन चीजों का आप जरूर ध्यान दें और कोशिश करें कि इन चीजों को आप डेफिनेटली दूर करें। बाकी इसके अलावा जो चीजें हैं पावर सिस्टम्स में, वो अपने आप में मोनोटोनस टाइप की हैं कि अब स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइप के ही आते हैं। एक फॉर्मूला आपने कर लिया, उससे रिलेटेड ग्राफ आपने समझ लिया, तो फिर आपके क्वेश्चन हो जाएगा। तो पावर सिस्टम में जो मेन फोकस लाइंस वाला था, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है मेनली कि एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार अगर आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। स्विंग इक्वेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो किस तरह डिराइव हो रही है और उसको किस तरह से पीवाईक्यूज में आप देखिएगा तो पाइएगा कि किस तरह से उसके क्वेश्चन रेपिटेटिव काइंड ऑफ ही है बट आते रहते हैं। तो उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और प्रीवियस क्वेश्चंस मिस ना करें। इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट होता है वो आता है इसी से रिलेटेड पावर प्रोटेक्शन का। वो थोड़ा हल्का सब्जेक्ट है बट डेफिनेटली उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि रिले के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो, डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो, वो काफी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको आप डेफिनेटली ढंग से फोकस करें, इंक्लूडिंग द पर यूनिट सिस्टम जो आपने पावर सिस्टम में तैयार किया होगा, किस तरह से वो इन चीजों को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन और इस सबको। इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें। इसमें भी आपको रेपिटेशन दिखेगा और उस रेपिटेशन को आपको मास्टर करना बहुत जरूरी है ताकि आपके क्वेश्चंस सही हो पाए।
एक जो आपको नॉवेल्टी मिलेगी वो मिलेगी आपको सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चंस में। उसके क्वेश्चंस कई बार मैंने एकदम रैंडम आते हुए देखे हैं, तो वहां पर अगर आप कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस जितने हैं प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली करें, बट एक लिमिट के बाद वो नॉवेल्टी आपके लिए भी हैंडल करना मुश्किल होगा। तो फिर आप तैयार रहें कि ऑब्वियसली हर चीज आप पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते, और जो आपको ऑप्शंस दिए गए उनको ढंग से यूटिलाइज करें, कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही नॉवल है उस क्वेश्चन को टच ना करें, कोई दूसरा क्वेश्चन चूज कर ले ऑप्शनल वाले पोर्शन में। इसके साथ ही आपका सबसे जो डायनेमिक चीज है वो आती है लास्ट में, डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें मेरा फोकस ये था कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे ASK, PSK और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं डेफिनेटली बाय हार्ट ढंग से करके जाऊं। इवन इंफॉर्मेशन कोडिंग भी इजी है, हाफमैन कोड, ये सब वो सब आपका इजी रहेगा, और वो प्रेडिक्टेबल भी क्वेश्चंस होते हैं। मेरा फोकस था कि उनमें कोई भी कभी भी गलती ना हो, उसकी डिसेंटली प्रैक्टिस की जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी, किताबों से भी, और उनमें मास्टरी एक हासिल की जाए कि उनके क्वेश्चंस आप स्पीड से बना पाएं। उसके बाद एक आपका पोर्शन जो आता है एरर कोडिंग का, सबसे ज्यादा डायनेमिक वही रहा है मेरे अभी तक के सफर में। उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आपको बिल्कुल हवा बने लगी कि ये कहाँ से पूछ दिया। तो उसके लिए मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने NPTEL पे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। IIT कानपुर के हमारे प्रोफेसर थे आदित्य जगन्नाथम सर और अदरीश बनर्जी सर, तो सिलेक्टिवली मैंने उनके लेक्चर्स ढंग से पढ़े थे, तैयार किए थे, समझे थे, खासकर एरर कोडिंग वाले पोर्शन के लिए सिर्फ। और फिर उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट मेरे बिल्ड हुए उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी, चाहे CSE के हो चाहे IES के हो। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि लाइक इतने कवरेज से जो क्वेश्चंस हो पाएंगे वो डेफिनेटली मैं करूंगा, बाकी कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल आ गया तो वो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे 8th क्वेश्चन मैंने देखा था, हर साल ही 8th क्वेश्चन जो आता है पेपर का वो ऐसा होता है जो मेरे पर्सनली टच करने लायक नहीं होता था। तो वो मेंटली एक प्रिपेयर्ड होकर के आपको जाना जरूरी है कि ये अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो बाकी सब्जेक्ट आप पे सफिशिएंटली स्ट्रांग होने चाहिए कि आप इसको छोड़ करके भी आप अपना पूरा पेपर डिलीजेंटली अटेम्प्ट कर पाए। अब सारे जो मैंने ओवरऑल में कवर कर सकता था सब्जेक्ट्स पे वो मैंने कवर किया। स्पेसिफिक्स जो है वो आपको डेफिनेटली विथ प्रैक्टिस खुद ही आइडेंटिफाई होने लगेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आपकी खुद की गलतियां हो रही हैं, तो जिन पे गलतियां हो रही हैं उनमें ढंग से फोकस करें। अब मैं जो मेन पॉइंट टच करना चाहूंगा वो प्रैक्टिस का है। तो मेरा एक जो मेजर डिफरेंस था सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में, जिसमें मेरा लगभग 40 मार्क्स का डिफरेंस आया, वो एक ये भी था कि पिछली बार मेरी प्रैक्टिस इतनी होलिस्टिक नहीं थी और इतनी रिगरस नहीं थी। पिछली बार मैं दिन के 2-3 क्वेश्चंस लगा लिया, मेनली कॉपी को पढ़ने में और उसके फॉर्मूले रटने में ज्यादा टाइम देता था। इस बार मैंने पूरा का पूरा फोकस अपना प्रैक्टिस पे रखा था। तो अपने साथ अगर पॉसिबल हो एक दोस्त ढूंढ ले, नहीं हो तो अकेले ही करें, बट रोज 10 से 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, और ऐसे करें जैसे कि वो एक्चुअल एग्जाम है। तो पूरा कैलकुलेटर का यूजेज एफिशिएंटली, फाइनल आंसर तक ले जाना, ये सारी चीजें डेफिनेटली करें। अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आप लाएंगे कहां से? तो इसके 3 मेजर सोर्स थे। पहला आपका PYQ सिविल सर्विसेज का 20 ईयर्स का, उसके बाद आपका PYQ इंजीनियरिंग सर्विस का 20 ईयर्स का, और उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है। तो मैं इसी ऑर्डर में भी इनको लेना प्रेफर करता था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके CSE के PYQ, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट आपके इंजीनियरिंग सर्विस के PYQ, और सबसे कम प्रायोरिटी आपके बुक्स की, क्योंकि बुक्स में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो हैं, जैसे कि आपका मेजरमेंट हो गया या फिर EM वेव्स वाला हो गया, जिसमें आपके बुक्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिखेंगे PYQ में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए उतने रिलेवेंट नहीं होंगे। तो आप उनको टच जरूर करें, बट एक प्राइमरी फोकस रखें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर करने हैं और डिलीजेंटली उनको प्रैक्टिस करनी है। अगर रिपीट हो रहा है तो इवन रिपीट भी होने दें, बट प्रैक्टिस अपनी होलिस्टिकली, खासकर प्रीलिम्स और मेंस के बीच रोज 15 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। टाइम डिवीजन के एक पॉइंट आता है, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैं सुबह उठ करके लगभग 7 बजे के आसपास से लेकर के लंच टाइम तक GS करता था, जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है। फिर लंच से डिनर तक, मतलब लगभग 2 से 9 के बीच इंक्लूडिंग द ब्रेक्स, मैं इलेक्ट्रिकल को टाइम देता था, और फिर रात को मैं वापस अपने आंसर राइटिंग और एथिक्स पे जाता था। तो आपको आधा टाइम या एटलीस्ट 40% टाइम आपको अपने दिन का इलेक्ट्रिकल जैसे ऑप्शनल को देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हैवी ऑप्शनल है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, बिना जिसके आप हाई स्कोर नहीं ला पाएंगे। तो जो लोग नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और इलेक्ट्रिकल को अपना ऑप्शनल लेने के बारे में सोच रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली से कि देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स यू शुड कीप इन माइंड। पहला कि प्रोज में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ऑप्शनल में आपका एक मोनोटोनिसिटी ब्रेक होगी। जैसे बर्नआउट से बचने के लिए एक मेन मेरा फायदा ये भी था कि दिन भर
रट्टाफिकेशन करने के बाद आपको टाइम मिलता है कि आप अपने कंसेप्ट एनालाइज करें और एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड की तरफ जा पाएं, तो दैट्स अ रिलीफ। उसके अलावा ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत हाई मार्क्स आपको दे सकता है। इसमें 300 लाना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपको सोशियोलॉजी सब में पड़ेगा, और इसमें ये गारंटी रहती है ऑलमोस्ट, जो मैंने देखा है कि हर अटेम्प्ट के साथ आपका स्कोर इंप्रूव ही होगा। स्कोर मैंने गिरते हुए अभी तक नहीं देखा है किसी का, इलेक्ट्रिकल जैसे या कोई भी टेक्निकल ऑप्शनल्स में। बट एक डाउन साइड आपको ये जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि दिस वुड डिमांड अ लॉट ऑफ योर टाइम, और किसी भी पेपर के साथ इसका ओवरलैप नहीं होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को आप बैलेंस करके अपना डिसीजन लें। और मेरा तो ये मानना था कि क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूं और मैं सफिशिएंट टाइम दे सकता हूं इलेक्ट्रिकल को, इसलिए मैंने ये ऑप्शनल चूज किया, और इसके मार्क्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थे मेरे को रैंक दिलाने के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।